नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 73rd अमेंडमेंट 1992 की। आपको याद होगा 73rd 74 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि इससे दो नए शेड्यूल्स ऐड किए गए और पूरा का पूरा एक पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये बात करते हैं पंचायती राज की और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल्स की। तो जानेंगे अलग अलग वीडियोस में। पहले जानेंगे पंचायत के बारे में, किस तरह से पंचायत को स्टैब्लिश किया गया। पहले एक इतिहास जानेंगे पंचायत का कि पंचायती राज कैसे इंडिया में एंशियंट टाइम से चला रहा था, लेकिन उसके बाद उसे एक डीपीएसपी की तरह रखा गया। जैसे ही समय पर्याप्त लगा कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फाइनेंसेस है, फंड्स हैं, तो हमने एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश की। तो ये जो दो अमेंडमेंट्स हैं ये फेडरल स्ट्रक्चर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस जो है वो स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं इन सबके PDF में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट 1992 की। देखिए, काफ़ी लंबे समय से लग रहा था कि जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो रिक्वायर्ड है। जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स की बात करें तो वहाँ भी चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चली कि एक थर्ड टियर काफ़ी वायबल भी है, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिवनेस रहेगी और उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू स्टैब्लिश किया जाएगा। गांधी तो काफ़ी ज़्यादा इस बात के फेवर में थे कि पंचायती राज जो है वो फर्स्ट टियर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। गाँव को आप डेवलप कीजिए, गाँव के हाथ में पावर्स दीजिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप वहाँ स्टैब्लिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि स्टेट और सेंटर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे, ये दोनों स्टैब्लिश करने ही करने थे, और पंचायत को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे। तो इसी के चलते बाद में ये सोचा गया कि अभी हम इसको आर्टिकल 40 में रख देते हैं, हम अभी इसको एक डीपीएसपी बना देते हैं। एज एंड व्हेन जब समय आएगा, जब लगेगा स्टेट के पास फंड्स हैं, स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, तो इन पंचायत को स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। तो आइडिया बस यही था। डीपीएसपी में ये कह दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन ये डीपीएसपी तो 1950 में आ गया था। इसके बाद आप देखेंगे 1952-53 से ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की काफ़ी ज़्यादा जो नीड है वो महसूस होने लगी। चाहे वो रिजर्वेशन की बात करें, ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वुमेन रिजर्वेशन की बात करें, या फिर एम्पावरमेंट की बात करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, फंड्स की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, और वीकर सेक्शंस के बेनिफिट की बात करें, तो इन सब के लिए हमें लगा कि पंचायत जो है वो एडिक्वेट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि नेहरू ने कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेहरू गवर्नमेंट के कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए थे 1952 में, और वो 52-53 तक, 53-54 तक फेल भी हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा फेलियर रहा। रीज़न जब देखा गया कि विलेज लेवल पे ये प्रोग्राम्स, ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, क्यों फेल हुए, तो पता चला कि वहाँ पे कोई एक गवर्नमेंटल मैकेनिज्म नहीं था इनको इम्प्लीमेंट करने का। कोई इनका ध्यान रखने वाला नहीं था, कोई इनको एनफोर्स करने वाला नहीं था, और कोई इन पे स्ट्रिक्ट मेजर्स इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं था। तो यहाँ से लगने लगा कि एक थर्ड टियर होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको दिखेगा कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत स्टैब्लिश होने लगी। जैसे कि सबसे पहले नागौर में 1958-59 में होती है राजस्थान में। उसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी आपको पंचायती राज जो है वो स्टैब्लिश होती दिखेंगी। अब यहाँ पे इसके बाद एक 1957 में बलवंत राय कमेटी, मेहता कमेटी भी आई। उसने भी ये रिकमेंड किया कि पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, 3 टियर होना चाहिए। लेकिन बाय द टाइम जब तक इसकी रिपोर्ट आई 1958-59 तक, तब तक इंडो चाइना इश्यूज शुरू हो गए, क्राइसिस शुरू हो गई, एंड उसके बाद सरकार का इस बात से ध्यान हट गया। फिर उसके बाद 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अशोक मेहता कमेटी का फाइनली फॉर्मेशन किया। उन्होंने 2 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर की बात की, यानी 2 टियर पे पंचायती राज होगा। लेकिन फाइनली फिर जब तक उनकी रिपोर्ट इंप्लीमेंट होती, जनता पार्टी गवर्नमेंट चली गई। फिर जीवी के कमेटी की रिपोर्ट आई, सिंघवी पैनल आया, सरकारी कमीशन 1986 में। इन सब ने यही कहा कि पंचायती राज काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक अमेंडमेंट का फेज़ जो है वो बिगिन किया गया 1989 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन उस समय राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने फाइनली इसको फिर से इम्प्लीमेंट किया, और 72nd अमेंडमेंट बिल जो है वो 1991 में इंट्रोड्यूस किया, जिसे 1992 में पास कर लिया गया। अब इसके पास होते ही क्या हुआ, देश में एक त्रिस्तरीय 3 टियर स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का स्टैब्लिश किया गया। ग्राम लेवल पे, तालुका लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 तरह से पंचायत जो है वो स्टैब्लिश की गई। और ये 3 पंचायत का काम क्या था, पीपल का रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, साथ ही साथ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई। और पंचायत से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन के उभरी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की। जो भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़ होती हैं, वो सब पंचायत के थ्रू विलेज लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाती है। तो कहा जाता है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ पे क्रिएट किया गया। अब ओवर द टाइम पंचायती राज के क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखिए, विलेज रिप्रेजेंटेशन मिला ही मिला है, ग्राम लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिला है, इंटरमीडिएट लेवल पे मिला है, और साथ ही साथ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला है। इसके अलावा
1/3 सीट जो है आपको शेड्यूल कास्ट के लिए, या जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं जहाँ पे भी जिस मात्रा में वो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन नेसेसरी। और सबसे बड़ी बात है 1/3 रिजर्वेशन जो है वो आपको वुमेन के लिए मिला है। इनफैक्ट अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलेगा और वर्टिकल रिजर्वेशन भी मिलेगा। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब SC STs के रिजर्वेशन मिलेंगे, और हॉरिजॉन्टल मतलब इन्हीं के साथ साथ इनकी वुमेन को भी रिजर्वेशन मिलेंगे। रोटेशनल का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया। ओवर द टाइम आप देखेंगे कि पंचायती राज के लगभग जो 30 साल पूरे होने जा रहे हैं, 30 क्या 40 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, तो ये जो रिजर्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मतलब इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है लोगों का, और लोग जो हैं वो अब अपने रिप्रेजेंटेशन के चलते अपनी पॉलिसीज़ पंचायत में रख पा रहे हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो पा रही है। इलेक्शंस का भी प्रोविज़न यहाँ पे रखा गया कि हर 5 साल में पंचायत में इलेक्शंस होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के मैकेनिज्म रहेंगे, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये कहा गया कि आप अपनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पंचायत को ट्रांसफ़र कीजिए, मतलब जिन कामों में स्टेट पहले थी अब वही पावर जो है वो पंचायत को ट्रांसफ़र की गई। इसके लिए एक शेड्यूल 11 जो है ऐड किया गया, और उसमें 29 सब्जेक्ट्स बनाए गए कि पंचायत किन किन चीज़ों पे काम करेगी। प्राइमरली पंचायत डेवलपमेंट का काम देखेगी, सोशल जस्टिस का काम देखेगी, डेवलपमेंट स्कीम्स का काम देखेगी, और साथ ही साथ फंड्स भी अपने लिए जुटाएगी। इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स उनको पैसा मिलेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन करने की बात की गई, जो हर 5 साल में गठित की जाएगी, और स्टेट और पंचायत के बीच में फंड्स को डिवॉल्व करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाई गई, जो सिर्फ पंचायत के इलेक्शंस देखेगी। याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होती है आपकी इलेक्शन कमीशन से। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को देखती है। तो पंचायत को कुछ टैक्सेस देने की बात की गई, उनको ड्यूटीज़ वो लगा सकते हैं, टोल्स वो लगा सकते हैं, फ़ी लगा सकते हैं, फंड्स वो बेसिकली अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। यानी फंड्स जब तक जनरेट नहीं होंगे, गवर्नेंस नहीं होगी, उनको फंक्शनरीज दिए गए, उनको स्टाफ दिया गया, और पंचायत को फंक्शंस दिए गए। तो 3F जो हैं पंचायत को दिए गए। वो पता लगे कि ये 3F पंचायत के लिए एक समस्या भी है। ना पंचायत के पास आज फंड्स हैं, ना फंक्शनरीज हैं, और ना ही प्रॉपर उनके फंक्शंस डिवॉल्व हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 29 लिस्ट हैं ये स्टेट को डिवॉल्व करनी थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को इन 29 एरियाज़ को पंचायत को दे देना था, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ने अभी तक ये नहीं दिया है। इसलिए कहा जाता है कि पंचायती राज जितना सशक्त होना चाहिए था, जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था, पिछले 30 सालों में, 30 साल पूरे हो गए, पिछले 30 सालों में पंचायती राज इतना सशक्त नहीं हुआ है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने 1959 में पहली बार पंचायत देखी देश में, फिर हमने 1992 से कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत देखी देश में, लेकिन पंचायत का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट अभी भी अ डिस्टेंट ड्रीम है 30 साल के बाद भी। तो 3 डिकेड्स पंचायत की हो रही हैं। तो ऐसे में क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, जगह जगह। तो ये चीज़ ठीक से तैयार करके जाइएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात देखें कि एग्रीकल्चर को लेके पंचायत के पास पावर है, लैंड इंप्रूवमेंट को लेके, माइनर इरिगेशन को लेके, एनिमल हस्बेंड्री को लेके, फिशरीज़ को लेके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके, खादी, रूरल हाउसिंग को लेके। तो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो पंचायत को दिए गए। रोड्स को लेके, पावर्टी एलिवेशन, लाइब्रेरीज़ को लेके। इसके बाद मार्केट, फैमिली वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिटी एसेट्स का मैनेजमेंट, SC STs का वेलफेयर, ये सब पंचायत को दिया गया। तो आशा बस यही कि अगर ये सारे फंक्शंस पंचायत ठीक से परफॉर्म करने लग जाए, तो पंचायत जो है, जैसा गांधी का कहना था कि एक डेवलपमेंट ला सकती हैं, एक चेंज वो देश में ला सकती है। क्योंकि गांधी जी मानते थे कि अगर हम पंचायत को एम्पावर करें, विलेजेस को एम्पावर करें, तो देश जो है वो अपने आप एम्पावर हो जाएगा। यही जानना था मैं 73rd अमेंडमेंट में। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।